भानगढ़ राजस्थान में एक ऐसा किला है जिसे इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। एक ऐसा किला जहां आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले अंदर जाना मना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सूरज ढलने के बाद भानगढ़ के अंदर ऐसा क्या बदल जाता है जो दिन के वक्त वहाँ नहीं होता। यहाँ के कुछ लोकल्स लोग दावा करते हैं कि रात के समय इस वीरान किले से उन्हें कभी कभी किसी औरत के घुंघरों की आवाज़ सुनाई देती है, कभी किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ें और कभी एक पुराने बाजार की भीड़ की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि उस बाजार को उजड़े सदियां बीत चुकी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भानगढ़ के अंदर ऑलमोस्ट सारी इमारतें खंडर बन चुकी है, जबकि किले के कुछ मंदिर आज भी कंपैरेटिवली अच्छी कंडीशन में नजर आते हैं। कहते हैं भानगढ़ की बर्बादी के पीछे एक नहीं बल्कि दो अलग अलग श्राप थे, एक साधु का श्राप और दूसरा एक तांत्रिक का, जो राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करना चाहता था। कुछ समय पहले हमें हमारे दिल्ली के एक सब्सक्राइबर ने एक मेल किया था। वो हमें इसी भानगढ़ से रिलेटेड अपनी एक कहानी बताना चाहते थे। उन्होंने हमें अपना रियल नेम यूज़ करने के लिए मना किया है, इसलिए इस कहानी में हम उन्हें विशाल कहेंगे। यहाँ आप स्क्रीन पर विशाल के भेजे हुए मेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। करीब 6 साल पहले विशाल अपने 3 दोस्तों के साथ भानगढ़ गए थे। किले की क्लोजिंग के वक्त ये चारों अंदर छुप जाते हैं। वो रात में दारू पीते हुए चेक करना चाहते थे कि भानगढ़ सच में हॉन्टेड है या सिर्फ एक कहानी है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बॉटल खुलने के लगभग आधे घंटे बाद उन्हें घुंघरू की हल्की सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर ज़मीन के नीचे से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आने लगती है और कुछ ही देर बाद उन्हें पत्थरों के नीचे दबी हुई एक छोटी सी कांच की शीशी मिलती है। ये कांच की शीशी उस रात इन चारों की ज़िंदगी बदल के रख देती है। अब उस रात आगे क्या हुआ ये सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले भानगढ़ की हिस्ट्री और उन दोनों श्रापों की कहानी समझना बहुत ज़रूरी है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर रीजन में अरावली की पहाड़ियों और सरिस्का के जंगल के करीब है। इस किले के अंदर आज भी एक वीरान बाजार, पुराने मंदिर, टूटी हवेलियाँ और पहाड़ पर महल का खंडर नज़र आता है। भानगढ़ एक टाइम पर बहुत बड़ा बसा हुआ शहर था, जिसे 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। यहाँ महल, मंदिर, बाजार और हजारों घर थे। हिस्टोरिकल तौर पर भानगढ़ के उजड़ने के पीछे कई प्रैक्टिकल रीजंस बताए जाते हैं, लेकिन लोकल कहानियाँ इसे 2 श्रापों से जोड़ती है। पहला श्राप उस टाइम के बहुत बड़े सिद्ध बाबा गुरु बालूनाथ से जोड़ा जाता है। भानगढ़ बसने से पहले वो इसी पहाड़ी पर तपस्या करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने राजा को सिर्फ एक ही कंडीशन पर नगर बसाने की परमिशन दी थी, और वो कंडीशन थी कि किले की किसी भी बिल्डिंग की परछाई उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन कुछ साल बाद जब महल और ऊंचा हो गया तो उसकी परछाई आखिरकार कुटिया तक पहुंची गई। अब लोकल मान्यता के मुताबिक इसके बाद गुरु बालूनाथ ने भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दिया और धीरे धीरे पूरा नगर खंडर में बदल गया। अब दूसरी कहानी राजकुमारी रत्नावती और सिंघिया नाम के एक तांत्रिक की है। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती और इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी मशहूर थी। तांत्रिक उसे पाना चाहता था, लेकिन वो एक बात जानता था कि राजकुमारी अपनी मर्जी से कभी उसके पास नहीं आएगी। अब होता क्या है कि एक दिन राजकुमारी की दासी इत्र लेने बाजार आती है। तांत्रिक सिंघिया छुपकर उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर देता है। अब उसका मानना था कि राजकुमारी इस इत्र को लगाते ही उसके वश में हो जाएगी, लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इत्र की बोतल देखते ही उस तांत्रिक के इरादों का पता चल गया। उसने वो बोतल खुद पर लगाने की बजाय किसी पत्थर पर फेंक दी। अब कहानी के मुताबिक मंत्र के असर से वो पत्थर तांत्रिक की तरफ खिंचने लगा और उसके ऊपर जा गिरा। अब मरने से पहले उस तांत्रिक ने भानगढ़ को एक श्राप दिया, और वो श्राप था ये नगर बर्बाद हो जाएगा और इसे दोबारा कभी बसाया नहीं जा सकेगा। अब लोकल मान्यताओं के मुताबिक इसी इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद भानगढ़ पर दूसरे राज्य का हमला होता है और राजकुमारी रत्नावती के साथ पूरा शहर बर्बाद हो गया। अब रत्नावती और इस तांत्रिक की कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो इत्र की बोतल, क्योंकि सालों बाद विशाल और उसके दोस्तों को भानगढ़ के अंदर पत्थरों के नीचे बिल्कुल सेम वैसी एक शीशी मिली थी, और उनकी सबसे बड़ी गलती थी उसका ढक्कन खोलना। बात है साल 2020 की। विशाल अपने 3 कॉलेज फ्रेंड्स अमन, साहिल और दीपक के साथ राजस्थान घूमने गया था।
अब जयपुर घूमते हुए इन लोगों का प्लान बनता है कि भानगढ़ चलेंगे। इन्होंने भानगढ़ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। अब ये लोग भानगढ़ की तरफ निकलते हैं। अब इनमें से जो एक फ्रेंड दीपक था, वो कार के अंदर बहुत सारी दारू की बोतल लेकर आया था। अब रास्ते में जाते हुए दीपक इन लोगों से कहता है, भाई भानगढ़ जाकर हम सिर्फ फोटो खिंचाकर वापस नहीं आएंगे। अगर तुम सब लोगों की जी डैश डैश में दम है तो रात में अंदर रुकना पड़ेगा। अब ये लोग भानगढ़ पहुंचते हैं और पूरा दिन ये लोग पूरा भानगढ़ एक्सप्लोर करते हैं। अब अंदर घूमते हुए इनमें से एक फ्रेंड साहिल को महल के खंडर के पास एक कवर्ड चैम्बर मिलता है, जिसके अंदर इतना स्पेस था कि ये सब उसके पीछे छुप सके। अब शाम होते ही गार्ड्स विजिटर्स को बाहर भेजने लगे। तब इन चारों ने एग्जिट की तरफ जाने का नाटक किया और रास्ते में जाते हुए यह अचानक से पीछे मुड़कर एक पुराने से खंडर के पीछे जाकर छुप गए। अब ये लोग है ना एक दूसरे से एकदम चिपक के खड़े थे, सो डैट उस खंडर के बाहर से इन्हें कोई देख ना पाए। अब कुछ सेकंड बाद वहाँ पे एक गार्ड आता है और वो वहाँ पे टॉर्च लेकर सब कुछ देखने लगता है इधर उधर। अब थोड़े सेकंड तक वो गार्ड वहीं रुकता है और फिर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद इन्हें दूर से भारी गेट बंद होने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। अब सेफ्टी के लिए ये चारों लोग 15 मिनट तक उसी खंडर के पीछे छुपे रहते हैं और ठीक 15 मिनट के बाद ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब इस टाइम पर भानगढ़ बिल्कुल खाली था, ना कोई इंसान, ना बाहर से किसी विजिटर्स की गाड़ियों की आवाज़। अब इन्हें सिर्फ हवा और पत्थरों पर इनके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब दीपक अपने जेब से फ़ोन निकालता है और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, इस पूरे भानगढ़ में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। इस पर विशाल उसे टोकते हुए कहता है, भाई धीरे बोल, बाहर से कोई गार्ड ना सुन ले। अब इसके बाद ये चारों एक खंडर में जाके बैठ जाते हैं और इनका जो भी प्रोग्राम था दारू पीने का वो सब ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। अब अगले 20 मिनट तक ये लोग वीडियोस बनाते हैं और वहाँ की जो भी हॉन्टेड स्टोरी थी उन सब का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी अचानक से अमन कहता है, भाई थोड़ा चुप हो जाओ, तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? अब सब लोग है ना एकदम शांत हो जाते हैं और शांत होकर सुनने लगते हैं। इनको इस टाइम पे सिर्फ बाहर तेज़ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर कुछ सेकंड बाद इनको धीरे से घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये आवाज़ कभी लेफ़्ट से आती, कभी राइट से आती। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत उनके रूम के बाहर चक्कर लगा रही हो। यहाँ ये लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं और इसके बाद विशाल थोड़ी हिम्मत कर टॉर्च लेकर घबराते हुए बाहर जाता है। अब जैसे ही वो बाहर देखता है, वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ खंडर था और पूरा सन्नाटा था। अब विशाल अंदर आता है और कहता है, कुछ नहीं यार, शायद हवा की वजह से कोई मेटल एक दूसरे से टकरा रहा होगा। इस पर फिर अमन बाहर एंट्रेंस की तरफ देखता हुआ कहता है, भाई किसी मेटल के टकराने की और घुंघरू की आवाज़ में बहुत फ़र्क होता है। अब इसके बाद ये लोग अपना प्रोग्राम फिर से चालू करते हैं। फिर 5 ही मिनट हुए थे कि तभी अचानक से छत पर से इनके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और पत्थर आकर गिर जाते हैं। अब इस टाइम पे इन लोग को ऐसे लग रहा था जैसे छत पर कोई चल रहा हो। अब ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो छत थी उसका ज़्यादातर हिस्सा टूटा हुआ था और ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ तक नहीं थी। और जो दीपक था, जो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मजाक कर रहा था, वो इस टाइम पे डर से काँप रहा था। अब ये लोग वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। अब जैसे ये लोग रूम से निकलकर एंट्रेंस की तरफ जा रहे थे, इन्हें किसी आदमी की धीरे से आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ एक ही लाइन बार बार रिपीट कर रही थी। जब अमन ध्यान से उस आवाज़ को सुनता है तो उसे पता चलता है कि कोई किसी टाइप का मंत्र पढ़ रहा है। अब धीरे धीरे ये आवाज़ सबको सुनाई देने लगती है। अब इन्हें इस टाइम पे क्या लगता है कि कोई लोकल पुजारी अंदर अपनी किसी टाइप की साधना कर रहा होगा। अब ये लोग उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस आवाज़ की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक बात अजीब थी कि जैसे जैसे उस आवाज़ के पास जा रहे थे, आवाज़ बढ़ने की बजाय और धीरे धीरे होती जा रही थी। अब थोड़े टाइम के बाद ये खंडर के सामने पहुंचते हैं। अब जैसे ये उस खंडर के अंदर एंटर करते हैं, इन्हें क्या दिखता है कि ज़मीन पर राख पड़ी है, जली हुई लकड़ियाँ, मिट्टी की टूटी कटोरियाँ और लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। वो जगह किसी पुराने अनुष्ठान या तंत्र क्रिया करने जैसी लग रही थी। अब ये लोग वहाँ पे सब कुछ देखने लगे। तभी दीपक टॉर्च से वहाँ पर पड़े पत्थर देख रहा था। तभी उसे एक फ्लैट पत्थर के नीचे एक छोटी कांच की शीशी मिलती है जिसमें हल्का पीला सा लिक्विड था। विशाल ये देखते ही तुरंत दीपक से कहता है, भाई जो भी है उसे वहीं रख दे, बिल्कुल भी हाथ मत लगा। इस पर दीपक हंसते हुए कहता है, अबे क्या पता राजकुमारी रत्नावती का इत्र हो। और ये कहने के साथ ही दीपक ने शीशी का ढक्कन खोल दिया।
अब ढक्कन खुलते ही इत्र की खुशबू उस पूरे एरिया में फैल गई और जो मंत्र इन्हें अब तक सुनाई दे रहे थे वो अचानक से बंद हो गए। इसके कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत था। फिर अचानक से उसी रूम के अंधेरे कोने से बहुत तेज घुंघरूओं की आवाज़ आने लगी। ये सुनते ही ये सारे लोग बिना कुछ सोचे वहाँ से पागलों की तरह भागने लगते हैं। अब भागते हुए विशाल जब पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन उस खंडर के अंदर उसे एक पीली कलर की रोशनी दिखाई दे रही थी, जबकि कुछ सेकंड पहले वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। अभी ये लोग इस टाइम पर पहाड़ पे जो टूटे फूटे खंडर वाले रूम्स थे उस एरिया में थे। अब इस इंसिडेंट के बाद ये लोग भागते हुए पहाड़ की स्लोप से नीचे उतर रहे थे। अब लगभग 10 मिनट भागने के बाद ये लोग अचानक से रुक गए। अब ये क्या देखते हैं कि इनके सामने वही टूटा हुआ खंडर का रूम था जहाँ से ये अभी भागे थे। वही राख, वही लाल कपड़ा और उस फ्लैट पत्थर के नीचे इस वक्त शीशी वाला एरिया खाली था। अब यहाँ इन सबको क्या लग रहा था कि शायद इन्होंने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया होगा, इसलिए ये फिर से उसी रूम के सामने आ गए। अब ये लोग फिर से चलने लगते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही वो फिर से इसी रूम के सामने आ जाते हैं। अब भाई यहाँ पर ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। इन्हें क्या लगता है कि ये किसी टाइप के लूप में फंस गए। और तभी विशाल और साहिल ने नोटिस किया कि अमन धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा है और उसका चेहरा बहुत अजीब सा हो गया था। इसके बाद विशाल और साहिल अमन के पास जाते हैं और ये क्या सुनते हैं कि अमन वही मंत्र बार बार रिपीट कर रहा था जो इन्हें थोड़े टाइम पहले उस खंडर के अंदर सुनाई दे रहा था। ये सुनते ही साहिल ने तुरंत अमन का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोलता है, ओए ये तू क्या बोल रहा है। अमन फिर गुस्से से हाथ छुड़ा लेता है और उसी रूम की तरफ देखते हुए कहता है, बीच में क्यों रोक रहे हो, उसे पूरा होने दो, वो कब से वेट कर रही है। फिर अचानक से अमन का एक्सप्रेशन पहले की तरह नॉर्मल हो गया और वो इनसे पूछता है, भाई तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हो गया। अब इस टाइम पे अमन को कुछ भी याद नहीं था कि थोड़े टाइम पहले वो मंत्र बोल रहा था। और तभी विशाल की नज़र दीपक के हाथ पर पड़ी। घबराहट में दीपक वही शीशी अपने साथ ले आया था। ये देखते ही विशाल कहता है, भाई सब कुछ इस बोतल के खुलने के बाद से ही शुरू हुआ है। अगर हमें सब कुछ पहले की तरह करना है तो इस बोतल को वापस वहीं रखना पड़ेगा। अब यहाँ सिचुएशन ये थी कि कोई भी उस खंडर के पास दोबारा नहीं जाना चाहता था, लेकिन हर रास्ता उन्हें वही लेकर जा रहा था। अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब ये चारों धीरे धीरे चलते हुए उसी खंडर की तरफ डरते हुए जा रहे थे और इस पूरे टाइम में इन्हें ना पीछे से घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब ये लोग इतने घबराए हुए थे कि चलते हुए कोई भी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। अब यहाँ सीन ऐसा हो गया था कि अगर ये लोग रुकते तो घुंघरू भी रुक जाते। अगर ये लोग एक कदम आगे बढ़ाते तो इन्हें ऐसा लगता कि कोई पीछे से घुंघरू पहने हुए एक कदम आगे बढ़ा रहा है। जैसे ही ये लोग उस खंडर के पास पहुंचते हैं तो इन्हें ज़मीन के नीचे से वही मंत्र की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है, लेकिन इस बार एक नहीं कई आवाज़ें एक साथ उस मंत्र को बोल रही थी। अब भाई इस टाइम इन लोगों की पूरी बॉडी डर से थर थर काँप रही थी। इमेजिन करो अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या फील करोगे। सेम वही फीलिंग अब इन लोगों के साथ हो रही थी। इसके बाद विशाल कांपते हुए हाथों से टॉर्च की लाइट उस खंडर के अंदर मारता है। वहां पर पीली रोशनी में कोई आदमी जमीन पर बैठा हिल रहा था और ठीक उसी आदमी के पीछे एक बहुत ही डरावनी औरत खड़ी थी। उस औरत ने अपने पैरों में घुंघरू पहने हुए थे और वो घुंघरू बार बार बजे ही जा रहे थे। विशाल यहाँ बताते हैं कि ये मंजर देखकर दीपक, जो स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों को मजाक में ले रहा था, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो डर के मारे एकदम स्टैचू की तरह वहीं पे खड़ा हो गया था। अब इन सब लोगों ने पहली बार अपनी पूरी लाइफ में असली डर होता क्या है ये आज फील किया था। अब इसके बाद विशाल तुरंत दीपक के हाथ से वो शीशी लेता है और धीरे से उसी पत्थर के नीचे रख देता है और अमन उसके ऊपर वो लाल कपड़ा डाल देता है। शीशी वापस रखने के साथ ही वो मंत्र बंद हो जाते हैं और उस खंडर की वो पीली रोशनी भी बुझ जाती है। लेकिन अब घुंघरू की आवाज़ जो इन्हें उस खंडर के अंदर से सुनाई दे रही थी, अब वो आवाज़ इनके पीछे से आ रही थी। अब ये सुनते ही ये चारों के चारों बिना मुड़े पागलों की तरह फिर से भागने लगते हैं। अब कुछ दूर जाकर विशाल क्या देखता है कि अमन अचानक से रुक गया है और वो पीछे मुड़कर जोर से चिल्ला रहा था, हमने आपकी चीज़ वापस कर दी है, अब तो हमें जाने दो। इसके बाद विशाल और साहिल तुरंत अमन के पास जाते हैं और उसे खींचकर फिर से भागने लगते हैं। अब कुछ देर बाद इन लोगों को किले की एक बाउंड्री का टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। वहाँ पर पत्थरों और कांटों से निकलना मुश्किल था,
लेकिन इतना सब होने के बाद अब वो मेन गेट ढूंढने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब यहाँ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इस टाइम इनको लगातार घुंघरुओं और मंत्रों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब ये लोग उसी रास्ते से बाउंड्री क्रॉस करने लगे और क्रॉस करते हुए दीपक के हाथ में कांटे लग गए, साहिल के पैर में चोट लग गई और अमन भागते हुए बार बार पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा था। अब किसी तरह से ये चारों उस बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही इन लोगों ने बाउंड्री क्रॉस की, इनको मेन रोड दिखाई देती है। अब विशाल यहाँ बताते हैं कि जैसे ही उनके पैर उस मेन रोड पर पड़े, घुंघरू और मंत्रों की आवाज़ एक साथ एकदम से बंद हो गई। अब ये चारों रोड के किनारे बैठे हुए थे। किसी में भी उस भानगढ़ किले की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सिर्फ अमन ही था जो लगातार उस किले की तरफ देख रहा था। ये देखकर विशाल अमन से पूछता है, भाई क्या देख रहा है? तब से देख रहा हूँ, तू लगातार पीछे की तरफ उसी किले में देख रहा है। फिर अमन थोड़ी अजीब सी आवाज़ में किले की तरफ देखता हुआ कहता है, वो औरत बाहर नहीं आ सकती, लेकिन वो चाहती है कि हम दोबारा अंदर जाएं। ये सुनते ही सब एकदम से शांत हो गए। कुछ सेकंड बाद इन्होंने रोड पर आते हुए एक ट्रक को रोककर उससे हेल्प मांगी और उसी में बैठकर ये लोग वहां से निकल गए। विशाल यहाँ बताते हैं कि अगली सुबह अमन को पिछली रात की कई बातें याद नहीं थी। उसे मंत्र बोलना, उस खंडर के पास जाना या उस औरत का दिखाई देना, ये तक याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि शीशे की बोतल खुलने के बाद उस औरत ने उसके कान में आके कहा था, इसे वहीं रख दो वरना तुम में से कोई एक यहीं रुकेगा। तो दोस्तों, यहीं तक थी आज की हमारी कहानी। अगर आपके जानने में इस टाइप का कोई इंसिडेंट हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी ऑडियंस तक पहुंच पाए, तो आप नीचे कमेंट में या फिर हमें मेल आईडी पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय महाकाल।